भीगी तन्हा है तुझ बिन रात मेरी, दिन मेरे दिल के जैसे नहीं। क्या हाल चाल, हाल समाचार, कैसे हैं आप सब? जल्दी से आ जाइएगा क्योंकि उसके बाद फिर अपन चालू करने वाले हैं बायोलॉजी को, बॉटनी को। आ रहे हो क्या? पक्का? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या हाल समाचार? बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आ जाइए सारे के सारे क्योंकि उसके बाद अपन चालू करने वाले हैं। हाय हाय, नमस्ते, क्या हाल चाल? बेटा एक छोटी सी बात और है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इंस्टाग्राम पे डाउट मत पूछा करो भाई। इंस्टाग्राम इज नॉट द प्लेस फॉर द आस्किंग डाउट। वो जगह नहीं है इंस्टाग्राम। तुम चलाते हो वो तो एग्जाम टाइम में वही सही नहीं है, फिर भी चला रहे हो, मान लो थोड़ा बहुत 10-15 मिनट तो कोई दिक्कत नहीं है पूरे दिन में तो, मगर वहां डाउट मत पूछा करो भाई। वो डाउट पूछने वाली जगह बिल्कुल भी नहीं है। कुछ बच्चे वहीं डाउट पूछते हैं, हर्षित सर ऑनलाइन हो, डाउट बता दो। बेटा वहां मत पूछा करो डाउट। आज थोड़ा चेहरा चमक रहा है कि मेरा, क्या कहते हो? कल की वीडियो क्वालिटी और आज की वीडियो क्वालिटी में क्या फर्क है? क्या आज आप लोगों को बढ़िया लग रहा है? एकदम मजे में। कैसे हैं आप सब? बहुत ही बढ़िया होंगे। जल्दी से फटाफट से बता दीजिएगा। कमेंट थोड़े धीरे चल रहे हैं भाई, क्या बात है, गायब हो गए क्या? बेटा कमेंट में ऐसी बाहर आ जानी चाहिए, पता भी नहीं लगे, मतलब ऐसा जाए भाई साहब ताबड़तोड़ कमेंट। देखो विश्वास करो, जो बच्चा जितनी जल्दी कमेंट करेगा यहाँ पे, स्पीड से अगर कमेंट करेगा, स्पीड से, यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, तबाही मच जानी चाहिए, एकदम जबरदस्त लगा दो बेटा आग। कमेंट ऐसे धीरे धीरे करते हो तुम, मजा नहीं आता बेटा, मजा नहीं आता। थोड़ा तेज तेज कमेंट करो, असली मजा तेज कमेंट में आता है। ठीक है, कर दो बेटा। क्या हालचाल? जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार, एक नंबर, गुड मॉर्निंग। तुम्हें डाउट नहीं आते क्या यहाँ पे है? अच्छा, थोड़ी देर उन्होंने कहा था स्लाइड बदल दो फिर लगाओ डाउट, फिर आ जाएंगे। आ जाते हैं कैसे? अभी भी नहीं आ रहे डाउट तो? तुम यहाँ पे डाउट स्लाइड से शो हो रही है ना। गोरिल्ला गैंग की जय हो। बहुत बढ़िया, आ जाओ फटाफट से। टीन टीन टीन। बहुत बढ़िया, अति उत्तम, जबरदस्त, जिंदाबाद। यहाँ पे डाउट नहीं आ रहे बच्चों के, क्या बात है बेटा? यहाँ पे डाउट क्यों नहीं आ रहे? क्या स्लाइड नहीं आ रही क्या? स्लाइड तो सबको शो हो रही है, नहीं बताओ? स्लाइड तो सबको शो हो रही है। क्या शुरू करें हम? बहुत बढ़िया, गोरिल्ला आर्मी। अच्छा, कभी भी मिलेंगे ना अपन तुम्हारे सिलेक्शन के बाद, ठीक है? तो ऐसे नहीं मिलना हर्षित सर ये वो, नहीं ऐसे हर्षित सर गोरिल्ला आर्मी। मतलब तुम किसी भी जगह से, उससे फर्क नहीं पड़ता। कल को मान लो तुम किसी कॉलेज में चले गए और उस जगह में मिलने आया तो तुम्हें अपडेट तो मैं दे ही दूंगा, नो डाउट। आपको पता है इंस्टाग्राम इज द सिंगल प्लेस जहां पे अपडेट दिया जा सकता है आप लोगों को। तो एक वही जगह होती है जहां से हम कनेक्ट में रहते हैं, ठीक है? क्योंकि आप लोग जब पास आउट हो जाओगे तो ये बैच आप लोग छोड़ दोगे, फिर आप कॉलेज में चले जाओगे, तो फिर उसके बाद हमारी मुलाकात कैसे हो पाएगी? कैसे मैं आप लोगों का सबका अपडेट लेता रहूंगा? कैसे आप लोगों के मैसेज पढ़ूंगा? तो द सिंगल प्लेस, आप बिल्कुल वहां पे आप लोग कभी कभार आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले जरा आगे, आ जाओ बेटा, चलते हैं। देखो, चैप्टर का नाम है पादपों में श्वसन। थोड़ी बहुत बात है जो मैं लगभग आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, और ये चैप्टर बड़ा ही आसान है। आप में से जिस बालक को भी ये लग रहा हो कि नहीं हर्षित सर ये वाला चैप्टर तो बड़ा मुश्किल है, इस चैप्टर में तो हमें याद ही नहीं होता सर, ये चैप्टर तो हम कैसे करेंगे, तो उस बच्चे के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं, हाई ऑफ द जोश। क्या बता देता हूं बेटा? इस चैप्टर में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जहां से बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ बेटा, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो बेटा, पढ़ने में दिमाग लगाओ, पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? इस चैप्टर में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे सबसे पहली चीज तो ये है, जो मेरे पीछे एक डायग्राम बना हुआ है जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। आप कहोगे हर्षित सर ग्लाइकोलाइसिस तो ठीक है, मगर हर्षित सर ये साइड वाली चीज क्या है जो आपने यहां पे लिख रखी है? पुराने बच्चों को पता होगा, नए बच्चों के लिए मैं एक बार बता देता हूं।
ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, धप से गिरा पागल, नीचे आया पागल, 1 3 डायपेगा, 3 पेगा, 2 पेगा, पिप्पा। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुन लेना, क्योंकि मेरी बात अगर ध्यान से सुनोगे तो बेटा चैट बॉक्स अब मैंने ऑफ कर दिया है, क्योंकि आप बात नहीं सुनते। थंब को करते रहना अगर मेरी बात समझ में आ जाती है तो, और इस लेक्चर से मजा आया तो। देखो, आप लोगों को यह पता है कि हम लोगों ने जब श्वसन वाला चैप्टर यहां पे कंप्लीट किया था, तो हमने श्वसन वाले चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था श्वसन का मतलब होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। सांस ही लेना श्वसन नहीं होता, सांस लेने के बाद जब आप ग्लूकोज को तोड़ते हो तो उसको हम बोलते हैं श्वसन। दो प्रकार का श्वसन होता है, वायवीय और अवायवीय। वायवीय का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करोगे, और अवायवीय का मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करोगे। इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में हमारे पास ये सामने चीज आ जाती है। मैंने इसकी एक निमोनिक बनाई है, जो निमोनिक मेरे ख्याल से आप लोगों को, सभी लोगों को याद होगी। जैसे आप लोगों को सॉन्ग्स याद हो जाते हैं, वैसे आप लोगों को ये वाली निमोनिक भी याद होनी चाहिए। जैसे आप लोगों को सॉन्ग याद हो जाते हैं, तो सॉन्ग में आप कई बार बोलते हो हर्षित सर सॉन्ग तो हमको सारे याद हो जाते हैं, तो बेटा ये सॉन्ग अब आपके काम का है। आप कहोगे हर्षित सर मुझे तो ये वैसे ही याद है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मगर कई बार होता है दोस्तों, एग्जाम के अंदर टाइम बहुत कम होता है। याद रखना 3 घंटे का पेपर होता है, उसके अंदर अगर आपने एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा या एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा दिया, तो आपका किसी क्वेश्चन में टाइम कम रह जाएगा। इसी तरीके से पेपर सेट किया जाता है। तो सबसे अच्छी खास बात क्या है कि आप लोगों के पास कुछ अच्छे न्यूमोनिक्स होने चाहिए। आज जितने भी थोड़े बहुत न्यूमोनिक्स मैं आपको देने वाला हूं, उनको कृपया करके अच्छे से याद रखें। ये मैंने बना रखा है। अब इससे क्या फायदा है जरा सुनना। पूरा का पूरा ग्लाइकोलाइसिस अगर मैं यहाँ पे पेज को ब्लैंक भी कर देता हूं तो भी मेरे को पूरा याद है। जैसे मैं सॉन्ग बोलता हूं, ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, धप से गिरा पागल, नीचे आया पागल, 1 3 डायपेगा, 3 पेगा, 2 पेगा, पिप्पा। हमको कैसे याद करना है बेटा? ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, याद है तो ठीक है। अब बेटा धप से गिरा पागल, अगर कोई पागल होगा और वो गिरेगा तो आवाज कैसे आएगी? देखो धप की आवाज आ रही है ना, तो धप से गिरा पागल। जब पागल गिरेगा तो नीचे भी कौन आएगा? पागल। ठीक है। अब पागल के बेटा दर्द हो रहा है क्योंकि वो धप से गिरा है, तो पागल कहेगा मैं पैग लगाऊंगा। पैग, पैग जानते हो ना बेटा? बहुत बढ़िया, तुम तो सब जानते हो, मगर तुम्हें जानना नहीं चाहिए, मगर थोड़ा सा याद करने के लिए जान दो। तो पागल अपने दोस्त को बैठाता है कि बेटा तू भी बैठ जा टेबल पे, तो पागल एक पैग उसके सामने रखता है, 3 पैग अपने सामने रखता है, तो होता है 1 3 डाई पैगा। सामने वाला आदमी एक पैग पी जाता है तो टेबल पे 3 पैग हो जाते हैं, तो 3 पैगा। उसके बाद एक पैग और पी जाता है पागल, तो बच गए 2 पैगा। उसके बाद पागल दोनों पैग पी जाता है, पी आता है वहां पे, और लास्ट में आ जाते हैं बेटा पापा। पिक्चर की एंडिंग तो कैसी हो रही है तुम्हें पता है। बस अब आ जाओ। पहले आता है ग्लूकोज, फिर आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर आता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर आता है फ्रुक्टोज 6 बाई फॉस्फेट। उसके बाद है धप से गिरा पागल, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और पागल का मतलब होता है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। उसके बाद नीचे आया पागल, यानी कि अगली स्टेज हमेशा पागल से ही चालू होगी, डीएचएपी को पीजीएल में बदलना पड़ेगा। उसके बाद आता है 1 3 डाइपेगा, 1 3 डाई पीजीए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर आता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर आता है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर दोनों पे पी जाता है यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फिर आता है पापा यानी कि पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। काम खत्म, पैसा हजम, हो गया काम। बताओ क्या याद हो जाएगा क्या? ऐसा कोई भी नहीं कहेगा हर्षित सर ये याद नहीं हो सकता। इससे आसान तरीका है ही नहीं आपके पास। पूरा का पूरा ये जो चार्ट है ये आप याद कर सकते हो। सारे एंजाइम्स आपको याद कर रहे हैं, किसमें एटीपी जाएगी किसमें नहीं जाएगी, मगर सारे के सारे लोग आज मेरे सामने गाना जरूर गाएंगे। म्यूजिक बेटा मैं दे देता हूं पीछे से, पीछे में तो म्यूजिक तो है ही नहीं, चलो ये है बेटा म्यूजिक देते हैं। म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक, ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, धप से गिरा पागल, नीचे आया पागल, 1 3 डाइपेगा, 3 पेगा, 2 पेगा, पिप्पा। याद हो गया सबको? कर लेना आज, याद कर लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, काम का तो है ये। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू टोटल 10 एटीपी मिलती है, मगर बेटा 2 एटीपी यहां पे लग जाती है शुरू में, तो फायदा केवल और केवल 8 एटीपी का होता है। ये पहला प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो टोटल 2 पायरुविक एसिड बन जाते हैं यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। कौन कौन से एंजाइम होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, तो चलिए जरा आगे चलते हैं। बेटा अगली चीज होती है जिसे हम बोलते हैं लिंक अभिक्रिया। लिंक अभिक्रिया या फिर इसे हम बोलते हैं योजी अभिक्रिया। जो आपका मन करे आप वो अभिक्रिया का नाम बोल दो, या तो आप इसे लिंक अभिक्रिया कह दो या आप इसे योजी अभिक्रिया कह दो। लिंक अभिक्रिया का मतलब होता है जो अभी आपके पास पायरुविक एसिड बने हैं, अब उसका आगे काम होना है। बेटा याद रखिएगा ग्लाइकोलाइसिस हमेशा और हमेशा कोशिका द्रव्य में होता है। चाहे कोई भी जीव वायवीय श्वसन करे चाहे अवायवीय श्वसन करे, ग्लाइकोलाइसिस हमेशा कोशिका द्रव्य में ही होगा। ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप का प्रोसेस होता है। ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा 2 पायरुविक एसिड बनते हैं जो कि 3-3 कार्बन के होते हैं। उन दोनों पायरुविक एसिड को अब आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाओगे और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक अभिक्रिया होगी जिसे हम बोलते हैं लिंक अभिक्रिया। लिंक अभिक्रिया क्या होती है? जो आपके पास पायरुविक अम्ल है उससे अब आप बनाओगे एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाना ही लिंक अभिक्रिया होती है। टोटल मिला के आपके पास 2 पायरुविक एसिड थे,
तो एक पायरुविक एसिड से यहां पे 3 एटीपी बनती है, तो 2 पायरुविक एसिड से आपके पास 6 एटीपी बन जाएगी, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बन जाएंगे और 2 CO2 यहां से निकल जाती है। यह अभिक्रिया भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। 2 अभिक्रिया हो गई, तीसरी अभिक्रिया जिसका नाम है क्रेब्स चक्र। देखो मेरी क्लास में कई सारे माला कैसे कहते हैं कि हर्षित सर क्वेश्चन करवाओ। देखो मैं लिटरली आपसे एक चीज कहता हूं, वैसे आजकल से मैं पहले भी बोल रहा था आपसे, मगर आपको समझ में आ गया होगा। थोड़े से बैचेस दोस्तों, अभी थोड़ा सा काम वाम थोड़ा सा ज्यादा था, बट अब थोड़ा सा मेरे पास टाइम मिला है बढ़िया वाला, तो आज से अपन क्वेश्चन आंसर की सीरीज चालू कर देंगे। टेलीग्राम मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं टेलीग्राम का लिंक आपको बता दूंगा, जिसको आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अंदर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूं, हिंदी मीडियम के भी। अब मैं हिंदी और इंग्लिश कोशिश करूंगा, कुछ क्वेश्चनों में साथ साथ रखूंगा। टाइप करवाने का टाइम अभी अपने पास नहीं है, तो मेरे पास जो भी पहले टाइप हुए क्वेश्चन थे उनकी मैं फोटो खींच के आपके ग्रुप में डाल दूंगा। जब कभी भी खाली बैठो वो क्वेश्चन आंसर कर लेना। बोलो क्या बात सही है क्या? अब नई बुक खरीद के आने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारी बुक्स है, मैं दिखा नहीं सकता, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं, जिनमें से मैं आपको क्वेश्चन क्लिक करके दूंगा। जो क्वेश्चन आपको लगे कि हर्षित सर ये तो एनसीईआरटी से बाहर का है, वो आप छोड़ देना, बाकी क्वेश्चन आप करते रहना। मैं एनसीईआरटी भी देने वाला हूं और लगभग हर चैप्टर के क्वेश्चन करवा दूंगा मैं अब आपको, ये मैं कोशिश करने वाला हूं। अब हिंदी और इंग्लिश लगभग दोनों के ही दूंगा, क्योंकि उस ग्रुप में हिंदी का भी बच्चा ऐड है और इंग्लिश का भी बच्चा ऐड है। आई थिंक आप हर्षित सर पीडब्ल्यू डालोगे तो मेरे ख्याल से आई थिंक आ जाएगा। टेलीग्राम का वैसे लिंक मैं अगली क्लास में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसके अंदर अपन बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे देने वाले हैं। क्लियर है बात? अब सुनो हर्षित सर, आपने ग्लाइकोलाइसिस तो याद करवा दिया, ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, धप से गिरा पागल नीचे आया पागल, 1,3 डायपेगा 3 पेगा 2 पेगा पप्पा। बहुत बढ़िया। आज का लेक्चर सच में तबाही होने वाला है बेटा। आज का लेक्चर कुछ लोगों को ऐसा लगेगा, अरे सर ये क्या करवा दिया आपने, आपने सच में इतना आसान बना दिया। खुद देख लेना कि मैं पूरा चैप्टर का रिवीजन इसलिए करवाता हूं क्योंकि इसके बाद अब आप पता नहीं रिवीजन कब करोगे, अब बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अब लास्ट टाइम पे आपको बस एक काम करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अभी तक आपने थ्योरी पढ़ा, फिर क्वेश्चन पढ़ा, अब आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, जहां तक जाएंगे वहां थ्योरी देखेंगे। बस ये आखिरी बार है जब आप मेरे साथ ये वाला काम कर रहे हैं। इसके बाद आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो आप लोग केवल और केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करे जाए जितना आपको क्वेश्चन मिलते हैं। क्लियर है बात? अब आ जाओ सर, ग्लाइकोलाइसिस आपने याद करवा दिया, क्या क्रेब्स साइकिल के लिए भी हमारे पास कोई बढ़िया चीज है? बिल्कुल है दोस्तों। क्या है सर क्रेब्स साइकिल के लिए हमारे पास? बेटा क्रेब्स साइकिल के लिए बहुत बढ़िया गाना है। कौन सा? ओ सिट्रिक एसिड। जैसे बोलते हैं ना, मम्मी पापा को बुलाते हैं, एजी सुनना, अरे ओ जी सुनो तो, या फिर बेटा ऐसे भी बुला सकते हैं, ओ, वैसे ऐसे बुलाती नहीं होगी मम्मी पापा को ना। हाँ, तो बेटा एक बहुत बढ़िया चीज आती है, क्या? ओ सिट्रिक एसिड। जैसे बुलाते हैं ना अपन किसी को, ओ सुनो ना, अरे सुनती हो क्या, ऐसे। तो अपन बोल रहे हैं ओ सिट्रिक एसिड इज ए सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। लड़कियों तुमको तो पता ही होगा ये स्टूपिड का मतलब। बहुत बढ़िया। लड़कियां ज्यादा बोलती है हे स्टूपिड, लड़का तो ऐसा नहीं बोलता। लड़का कहता है पागल है क्या, जानवर है क्या तू, ऐसा बोलता है। लड़का होता है, लड़कियां कहती है स्टूपिड है क्या तू। तो बेटा मेरे साथ साथ सॉन्ग गा लो वापस। लिखा है क्या कहीं? लिखा है बेटा कोने में, बोलो। ओ सिट्रिक एसिड इज अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। हो गया बेटा, सारा सिट्रिक एसिड याद हो गया। सर कैसे याद हो गया? देखो, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूरिक एसिड, सक्सिनल कोएंजाइम, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड। देखो यही था क्या आपका पूरा का पूरा। सबसे ज्यादा एनर्जी बनाने का काम क्रेब्स साइकिल से ही होता है। कहीं पे NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, कहीं पे GTP का फॉर्मेशन होता है, कहीं पे FADH2 का फॉर्मेशन होता है। ये होता है एग्जैक्टली कौन सा? क्रेब्स साइकिल। एसिटाइल कोएंजाइम में अभी बनाई था, उससे सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब जिस बच्चे को नहीं पता, देखो मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, अपन लेट मिले मगर कोई दिक्कत नहीं, समझना। मैंने यहां पे कार्बन का मतलब बताया, देखो कैसे बताया। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन का होता है, इसके साथ जुड़ता है एसिटाइल कोएंजाइम जो कि 2 कार्बन का होता है। ठीक है, 4 और 2 कितने हो गए? 6। ये भी 6 है, ये 5 रह गया। क्यों? क्योंकि एक CO2 बाहर निकल गई, इसके बाद एक CO2 बाहर निकल गई, तो ये 4 रह गया। उसके बाद सक्सेनल है, फ्यूमेरिक और मैलिक एसिड, 4 का है सारा का सारा। बस ध्यान से बैठना बेटा, ये वाला डायग्राम इतना शानदार है, इसके बाद आपको थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। एक छोटी सी बात और लिख रखी है, लगभग सारे के सारे एंजाइम इसके माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, मगर एक एंजाइम ऐसा होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं सक्सिनाइल एसिड बोल सकते हो, या फिर कुछ भी, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज वैसे उसका नाम होता है। तो वो वाला एंजाइम आप लोग थोड़ा सा याद कर सकते हैं, शायद यहां पे भी लिखा होगा, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, आप इसको याद कर सकते हैं। सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, देखो ये लिख रखा SD। आ जाओ बेटा, अगली चीज बेटा किण्वन। किण्वन का मतलब क्या होता है? अवायवीय श्वसन के थ्रू द्वारा होता है। मैंने बोला था श्वसन चाहे वायवीय हो चाहे अवायवीय, श्वसन चाहे वायवीय हो चाहे अवायवीय,
यहाँ पे दोनों चीजों में एक बात याद रखना, श्वसन वायवीय या अवयवीय कुछ भी हो, ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही होगा, और वो केवल होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। बाकी सभी चीजें आपको वायवीय श्वसन में तो माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगी, और अवयवीय श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया का कोई खास रोल है नहीं। यहाँ पे दो प्रकार का फर्मेंटेशन दे रखा है, एक तो लैक्टिक एसिड का किण्वन दे रखा है, एक यहाँ पे दे रखा है पायरुविक अम्ल के द्वारा जब आपको इथेनॉल बनाना पड़ता है। याद रखना टोटल मिला के 2 एटीपी का यहाँ पे बस फायदा हो रहा है। क्यों? 8 एटीपी मिली ग्लाइकोलाइसिस से, मगर यहाँ पे 6 एटीपी का उपयोग हो गया, तो टोटल मिला के 2 एटीपी। आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है ये वाली बात, मेरे ख्याल से दोनों के दोनों डायग्राम आपके लिए बहुत काम के आने वाले हैं। चलो भाई, इतना सब काम होने के बाद आज का सबसे बड़ा टॉपिक जो आप कहते हैं हर्षित सर ये वाला टॉपिक तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये तो समझ में नहीं आता। और बेटा इस टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। पहला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर 1, फिर आता है 3rd, फिर आता है 2nd, फिर आता है 4th, फिर आता है 5th। देख सकते हो आप, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स जो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग क्या है? जो आपने NADH2 FADH2 बनाए थे उससे एटीपी का निर्माण करना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। मैं बहुत छोटी सी बात बताता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी एटीपी बनाता है जो क्लोरोप्लास्ट भी एटीपी बनाता है। मगर माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का शक्तिग्रह मुन्ना क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाने के बाद एटीपी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट एटीपी को बनाने के बाद एटीपी को यूज कर लेता है। क्लियर है? डायग्राम जरा मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। वैसे तो बहुत सारे बच्चे मुझसे मना ही करते हैं, हर्षित सर मत ही समझाओ, मगर बेटा थोड़ा सा देख लोगे तो देखो इसमें कुछ चले नहीं जाएगा। आपको आता है बहुत अच्छी बात है, मगर एक बार और समझ लो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, ये 3rd है, ये 2nd है, ये 4th है, ये 5th है। यहाँ पे क्या होगा? NADH2 NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में NAD में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे अधात्री है, याद रखना अधात्री में प्रोटॉन की सांद्रता जो है वो कम है, जबकि यहाँ पे प्रोटॉन की सांद्रता अधिक है। तो कम से अधिक सांद्रता में कोई भी चीज जाएगी, फिसल पट्टी, कम से अधिक सांद्रता में कोई भी चीज जाएगी तो ऊर्जा लगेगी। आप जब फिसल पट्टी में नीचे से ऊपर चढ़ते हो तो ऊर्जा लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि नीचे कम सांद्रता, ऊपर अधिक सांद्रता। तो कोई भी चीज अगर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएगी तो हमेशा और हमेशा ऊर्जा उसमें लगने का काम होता ही होता है। यहाँ पे NADH2 NAD में कन्वर्ट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिससे फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड लेता है, आगे जाके आयरन सल्फर प्रोटीन को देता है। ये आयरन सल्फर प्रोटीन यूबीक्विनोन को देता है, जिससे यूबीक्विनोन का रिडक्शन हो जाता है यूबीक्विनोन H2 में। ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 3rd के पास। ऐसे ही जब सक्सिनेट फ्यूमिनेट में कन्वर्ट होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो FAD के पास जाते हैं, सेम ये आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जाते हैं, यूबीक्विनोन और यूबीक्विनोन H2 में रिड्यूस हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से और ये इलेक्ट्रॉन यहां से, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 3rd के पास आ जाते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर 3rd साइटोक्रोम C1 को इसको देता है, जो कि कैरियर प्रोटीन होता है। कैरियर का मतलब वाहक प्रोटीन। ये यहां से इसको लेके जाता है इलेक्ट्रॉन को और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को दे देता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 याद करने का तरीका है A1 और A3, तो 3 और 1 कितने होते हैं? 4, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 हो गया। यहां से इस इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद वाटर को बनाया जाता है। नीट में कभी पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, तो बन गया वाटर। नीट में पूछा जाए इलेक्ट्रॉन का लास्ट एक्सेप्टर कौन है, तो आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से लेके आपको वाटर का निर्माण कर दिया। अब जितनी बार भी आपने ये किया उतनी बार क्या किया आपने? यहां से प्रोटॉन को यहां पे फेंक दिया, कम सांद्रता दे से अधिक सांद्रता में। अब आप कहोगे कम से अधिक में तो ऊर्जा लगती है। इस ऊर्जा को, ये ऊर्जा ली कहां से? जो इलेक्ट्रॉन परिवहन हो रहा था ना, इससे जो ऊर्जा मिली उस ऊर्जा से प्रोटॉन को यहां से यहां फेंक दिया। सर प्रोटॉन का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि बेटा नीचे एक रिश्वतखोर बैठा है, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 ATP सिंथेज। ये कहता है भैया मुझसे अगर कोई भी काम करवाना है ना तो मुझे तो रिश्वत चाहिए। ठीक है भैया, इसको दे देंगे रिश्वत। हमने यहां से प्रोटॉन को यहां फेंक दिया सारा। ठीक है, अब यहां पे प्रोटॉन की सांद्रता बहुत ज्यादा हो गई, जबकि यहां पे प्रोटॉन की सांद्रता कम हो गई। तो प्रोटॉन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। ये 2 पार्टिकल होते हैं F0 और F1, आपने पढ़े ही होंगे। ऑक्सीजोम के 2 पार्टिकल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना हमने पढ़ी थी। यहाँ पे ADP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर ATP का निर्माण हो जाता है। बस यही आपको करना था। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? 100% कोई दिक्कत? एक फार्मूला है जो आप याद रख सकते हैं, ब्रदर नेड एंड फेड। 2 भाई है ब्रदर, भाई नेड एंड फेड। एक नेड है एक फेड है, एक नेड है एक फेड है। फेड का गया, फेड भी यही है, यही था कहीं, कोई बात नहीं। ब्रदर नेड एंड फेड प्रिपेयर 442 डिशेज, 442 डिशेज विद वाटर एंड ATP। तो वाटर और ATP बनते हैं यहाँ पे। तो आपने जो भी अभी तक NADH2 FADH2 बनाया था उससे ATP का निर्माण करना ही इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होता है। यही चैप्टर था। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, धप से गिरा पागल, नीचे आया पागल, 1 3 डायपेगा 3 पेगा 2 पेगा पे पप्पा। क्रेब साइकिल, ओ सिट्रिक एसिड इज अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल।
ब्रदर नेड एंड फेयर प्रिपेयर 442 डिशेज विद वाटर एंड एटीपी। 3 चीज बताइए, तीनों चीज को कॉन्सेप्ट कंप्लीट। दिस इज द रेस्पिरेशन, पादपों में श्वसन। कर लो भाई क्वेश्चन, वो नहीं दूंगा आपको ना, पोल वोल नहीं, ऐसे ही कर लो। पोल वोल में टाइम लगता है यार, ठीक है। आप लोगों के पास अब टाइम, आपको पता है वैसे भी बहुत कम है। आज 2 तारीख है और फिर नीट की तारीख, समझ जाओगे कि क्या है सीन, ठीक है। जब ग्लूकोज के प्रति अणु से आपको पायरुविक अम्ल बनाने होते हैं तो 2 अणु में परिवर्तन होता है, तो एटीपी का नेट लाभ कितना होता है? नेट लाभ कितना होता है ये पूछा है, एटीपी का नेट लाभ। नेट लाभ कितना होगा? केवल 2 एटीपी का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदलता है, तो ग्लाइकोलाइसिस की जो पहली अभिक्रिया है वो किसके द्वारा उत्प्रेरित की जाती है? एक एंजाइम, बेटा याद रखना, नीट के अंदर ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी मेरा डायग्राम देखा था तो उसी डायग्राम में ये वाली चीज लिखी हुई है, और बेटा उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। देखो ये रहा, कौन सा एंजाइम है बेटा? हेक्सोकाइनेज। जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो कौन सा एंजाइम आता है? एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होती है? देखो जब आप पढ़ोगे ना थ्योरेटिकल, मैं लिटरली आपसे बोल रहा हूं, ये बात तो आप लोग मानना, आप किसी भी बैच के हो इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो मेरे ख्याल से यकीन के जितने भी बच्चे हैं उनको एक्सेस मिल रहा होगा दूसरे बैचेस का भी, तो आप मेरे किसी भी बैच में जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। डिटेल से आपको देखना है तो आपको खुद को ही पता है, ये चैप्टर लगभग 5-6 लेक्चरों में होता है, तो 6 लेक्चर वाला अगर चैप्टर मैं आधे घंटे में करवा रहा हूं ना अगर, तो मतलब अपन थोड़ा सा स्पीड से तो चलेंगे। तो इसके अंदर कभी ये मत कहना हर्षित सर पोल करवाओ, हर्षित सर ये करवाओ, हर्षित सर ये करवाओ, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। जिस बच्चे के पास लगता है ना उसका भाई साहब अगली साल नीट का एग्जाम नहीं है, बेटा अब है तेरा, तो जो टाइम मैंने पहले भी बोला था, देखो 2-3 चीजें तो आपको याद रखनी है, और ये वाली बात प्लीज 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 कृपया करके मेरी बात याद रखना। मैं आपसे बस 2 बात बोलूंगा दोस्त। पहली बात तो यह है कि अगर इस टाइम पे आपको किसी से बात करना अच्छा लगता है तो ठीक है, अगर आप अपना मन बहलाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मगर ज्यादा टाइम आप किसी से बात नहीं करनी। जितना हो सके अपने घर वालों से बात करो, पॉजिटिव माइंडसेट से रहो अपने घर वालों के साथ। कहीं भी आपको लगता है कि कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत है, तो आप पूछ सकते हो। वो तो घर वालों से तो नहीं पूछोगे, मगर आप फैकल्टी से या आपका डाउट काउंटर होता है जैसा भी ऑनलाइन पे, तो आप वहां से पूछ सकते हो, पहली बात। दूसरा, रटना बिल्कुल भी मत, कोशिश करना अच्छे से चीजों को समझने के बारे में। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, पता है इस टाइम आप लोगों को सबको ये लगता होगा कि पेपर बहुत पास आ रहे हैं, एंजाइटी लगती है, लगता है कि यार हमको तो कुछ याद ही नहीं है, हम तो दोस्त सब कुछ भूलते जा रहे हैं। मैं लिटरली आपसे बताऊं, अगर कोई मुझसे भी पूछे ना कि आपको क्या याद है, तो मुझे भी कुछ नहीं समझ में आएगा, मगर अगर कोई मुझसे कोई कॉन्सेप्ट पूछे तो कॉन्सेप्ट का नाम सुनते ही मुझे सब कुछ याद आ जाएगा। सेम अपने आप पे भरोसा करो, बस अपने आप पे भरोसा करो। आप लोग ये माइंडसेट से रहो कि हाँ ठीक है, मुझे कोई चीज अगर आती है तो आती है, मगर कोशिश करो कि क्वेश्चन आंसर कुछ जितना करोगे उतना पावर बढ़ेगी आपकी। पॉजिटिव माइंडसेट से रहो, घर वालों से बात करते रहो टाइम टू टाइम। अगर साथ रहते हो तो बहुत बढ़िया है, कहीं दूर भी रहते हो तो टाइम टू टाइम बात करते रहो, टाइम टू टाइम, ठीक है। मतलब ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बताता हूं, लेक्चर में जब कमेंट्स होते हैं ना, वहां पे कमेंट्स लिख दिया करो। मन में कुछ भी आता है, कई बार दिल हल्का हो जाता है, कम्युनिटी पे लिख दिया करो, दिल हल्का हो जाता है। मुझे कुछ मैसेज भेजना है, अगर कई बार होता है ना अपने दिल की परेशानी, आपको लगता है कि हर्षित सर नहीं पढ़ रहे हैं, मगर क्या पता मैंने अगर स्क्रॉल किया और आपका मैसेज आ गया। रिप्लाई इंपॉर्टेंट नहीं, वो एक बात अलग है, मगर अगर आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि चलो ठीक है, दिल हल्का हो जाता है ना बोलने से, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आप ये बात समझ सकते हो, मैं लिटरली आप लोगों से बोल रहा हूं, आपके हर्षित सर, मतलब मैं ना दोनों मीडियम पढ़ाता हूं, हिंदी और इंग्लिश, जबकि मैं पूरा हिंदी में पढ़ा हुआ हूं। तो आप समझ सकते हो, जब मैं कर सकता हूं तो फिर आप भी कर सकते हो। एक नीट का एग्जाम ही तो है, एक सीटी तो लानी है, हम ले आएंगे, मगर करना आपको क्या है, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। फोकस करो अपने टारगेट पे। यहां पे हो सकता है दोस्तों आज 1000, 2000, 5000 बच्चे हो, उनमें हो सकता है मेरी बात सबको नहीं समझ में आ रही हो, कुछ को लग रहा हो कि हर्षित सर आप पढ़ा क्यों नहीं रहे, ये फालतू की बात कर रहे हो। मगर याद रखना, यही मोटिवेशन जो होता है ना, ये देखने के लिए तुम यूट्यूब की तरफ भागते हो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं लिटरली आपसे कह रहा हूं, आपको बस अपने ऊपर फेथ रखना है, अपने घर वालों से बात करते रहनी है, मैं साथ हूं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। यहां पे कई सारे बच्चे मना करते हैं कि थ्योरी मत पढ़वाओ, मगर मुझे पता है ना अभी ज्यादा जरूरत क्वेश्चन आंसर की है, थ्योरी की तुम अच्छे से समझते हो, रिवीजन करने का तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। मेरी बात भी सुन लोगे ना अगर 10 मिनट, तो कम से कम माइंड में रिकॉल हो जाएगा। मैं नहीं पढ़ाता ये,
मैं नहीं पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस कैसे याद करना है, क्रेब्स साइकिल कैसे याद करना है, कोई बात नहीं, तुम रटे हो ना आज तक तो अभी भी रट लो। मगर मैं फिर आपसे एक चीज कह रहा हूं, कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके बाद, अगर आपने पहले कहीं पढ़ा हो तो। बाकी आप लेक्चर देख सकते हो, फुल लेक्चर भी अवेलेबल है अगर आपको एक्सेस मिलते हैं तो बैच के। मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, मगर मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हम आपके साथ 100% है, 100% हूं मैं आप लोगों के साथ। बट पढ़ना आप लोगों को पड़ेगा, तभी मैं आपको ये भी लेके आ रहा हूं आपके साथ। और मैं पीवाईक्यूज लेके आता हूं, जितने पीवाईक्यूज हो जाते हैं, जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, फेथ रखना है आपको अपने ऊपर। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इतना टाइम नहीं होगा कि मैं उसमें आपको मतलब बोल दूं तो मैं यहीं पे क्वेश्चन करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में कर लेना या मेरे साथ साथ कर लेना। बट याद रखना, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आना चाहिए, दोबारा नहीं पढ़ना है क्वेश्चन। अगर आपने एक क्वेश्चन को 20 सेकंड में पढ़ा और आंसर कर दिया और 30 सेकंड में पढ़ा और आंसर करा, याद रखना आपके बगल वाला आपसे 10 सेकंड आगे चले गए, क्योंकि आपने 30 सेकंड लगा दिए, उसने 20 सेकंड में क्वेश्चन कर लिया। मेरी जो बातें हैं ना दोस्त, उसको मजाक में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि नीट का एग्जाम देने वाले हो आप, फेथ रखना है इस चीज को। आप 100% बाद में ये बोलने वाले हो कि ये जो लेक्चर थे, ये जो लास्ट का जो पॉइंट था ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि मैं लिटरली आपसे बोल रहा हूं, एक बार जो आपने पढ़ लिया ना, मैं बस उसको रिकॉल कर रहा हूं। जैसे आप अभी मैं आगे एक चैप्टर में आने वाला हूं, पादप वृद्धि और परिवर्धन में बहुत सारे हार्मोन है ना, मैं हार्मोन को याद करने का तरीका बता दूंगा आपको, आपने जैसे याद कर रखे हैं वो कर लो। अगर आपको नहीं याद है तो एक तरीका ये भी यूज कर सकते हो, कोई लोड नहीं है उसमें, ठीक है। मगर दोस्तों मेरे साथ साथ पढ़ना चालू रखो। निम्नलिखित में से कौन सा होता है जिसमें CO2 मुक्त नहीं होती? बेटा किण्वन में CO2 मुक्त नहीं होती है, क्योंकि ये अवायवीय श्वसन में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में होता है। कॉलम संख्या 1 और 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज, ए का सेकंड हो जाएगा मेरे हिसाब से, ए का सेकंड हो जाएगा, तो ये और ये काट दो। उसके बाद बी देखो, ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम था एम्बिडन मेयरहोफ पारनास पाथवे, तो इसका दूसरा नाम है EMP पाथवे। जैसे क्रेब साइकिल का नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइसिट्रिक एसिड साइकिल, तो वो क्रेब साइकिल होता है। तो बी का फोर्थ हो गया, बी का फोर्थ, दोनों में बी का फोर्थ है। सी आ जाओ, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बेटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो सी है, उस सी का क्या होगा? सी का इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होगा। दो टाइप के फॉस्फोराइलेशन होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट लेवल, एक होता है ऑक्सीडेटिव। आपने पढ़ा होगा सबस्ट्रेट लेवल यानी कि क्रियाधार का मतलब क्या है? जो सीधी बन रही है वो क्रियाधार वाली है, जिसको आप बना रहे हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा, वो ऑक्सीडेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा जो बन रही है वो कौन सी है? ऑक्सीडेटिव। तो सी का बेटा थर्ड हो गया, ऊपर वाला गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। चलो, वायवीय श्वसन के दौरान पायरुवेट डिहाइड्रोजन कार्यशीलता में किसकी आवश्यकता होती है? मैग्नीशियम आयन। अगर आपने ध्यान दिया हो, शायद मैंने लिखा है, मुझे तो ऐसा याद है, बट फिर भी एक बार देख लेता हूं, मेरे ख्याल से लिया होगा, नहीं लिया, चलो। वैसे मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है, याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, मैग्नीशियम आयन होता है इसमें। श्वसन इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र पादपों में कहां स्थित होता है? श्वसन इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, याद देखना क्या लिखा है, श्वसन वाला पूछा है इसमें। तो श्वसन वाला किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र तो दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और हरितलवक में भी, मगर श्वसन पूछा है तो श्वसन के लिए केवल माइटोकॉन्ड्रिया, और उसकी भी कहां? आंतरिक झिल्ली में। मेरे से पहले क्वेश्चन कर लेना जितने में मैं समझा रहा हूं, याद रखना, ठीक है। आओ जरा अगला क्वेश्चन। क्रेब्स चक्र के विषय में कौन सा जो पॉइंट है वो गलत है, ठीक है। इस चक्र में एक बिंदु पर FAD और FADH2 का न्यूनीकरण होता है, एक बिंदु पर नहीं। सक्सिनिक कोएंजाइम से सक्सिनिक अम्ल परिवर्तन के दौरान GTP का अणु मुक्त होता है, बिल्कुल नहीं। क्रेब साइकिल पढ़ा है तो पता लग जाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम के पायरुविक अम्ल के साथ संघनन से आरंभ होता है, एसिटाइल कोएंजाइम और सिट्रिक एसिड उत्पन्न करता है। हाँ, ये भी बात सही है, गलत पूछना है ना? अच्छा ठीक है, गलत पूछा है ना? हाँ ठीक है, तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये गलत हो गया। और इस चक्र में 3 बिंदुओं पर NADH2, बिल्कुल सही बात है। तो अपन को गलत ढूंढना है ना, ये भी सही है। तो अपन को गलत ढूंढना है, तो गलत अपने पास क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। आगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोला था, ऑक्सीडेटिव का मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा वो सारा का सारा ऑक्सीडेटिव होगा, ठीक है। फॉस्फेट वर्ग का ATP में जुड़ जाना, ठीक है। अगला है क्रियाधार के ऑक्सीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन के अलग किए जाने से उत्पन्न ऊर्जा से ATP का निर्माण, बेटा यही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। आगे चलते हैं। श्वसन माध्यिक वसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के भंजन में कौन सी उपापचयी सामान्यता होता है?
सामान्यतः तीनों में से कौन सा होता है? अगर देखा जाए तो एसिटाइल कोएंजाइम में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैवाणु वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन शरीर में भंजन में सर्वनिष्ठ है? एसिटाइल कोएंजाइम है। ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया। ट्राइपामेटिक एसिड, ये लास्ट में आपको दे रखा है 0.7 है। अब देखो जरा, ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में अगर देखोगे ना दोस्त, आपकी एनसीईआरटी कहां गई? श्वसन श्वसन श्वसन, ये होगा ना श्वसन, ठीक है। देखो भाई, ये देखो, ये पूरा चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो आएगा ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ये रहा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के जैसे ही आगे चलोगे तो आपको आएगा लिंक अभिक्रिया, उसके बाद आएगा किण्वन। किण्वन के बाद अगला जो आएगा आपके पास वो आएगा लिंक अभिक्रिया के बाद कौन सा? क्रेब्स चक्र। ये रहा बेटा क्रेब्स चक्र, जिसे ट्राइसेट्रिक एसिड चक्र कहते हैं। एज इट इज सेम टू सेम है जो मैंने करवाया, मगर जो मैंने पढ़ा है उसके बाद आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो डायग्राम को याद रखना। लास्ट में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है जो मैंने अभी आपको डायग्राम में पूरा का पूरा समझाया है। अच्छा, कौन सी चीज कहां होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 2 मत करना, पहला 1 है फिर 3 है फिर 2 है, ऐसा है ये, ठीक है। आ जाओ, अगला जो बेटा यहां पे है ये वही है जिससे एटीपी का निर्माण हो रहा है, ठीक है। चलें आगे, आ जाओ। अगला बेटा यहां पे एम्फिबॉलिक पाथवे और है। एम्फिबॉलिक पाथवे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपके पास एक तरीका तो क्या है जो अभी आपने पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट से लेकर और क्रेब्स चक्र तक का पूरा। मगर एनसीईआरटी ये कहती है कि अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है, आपके पास यहाँ पे है वसा, तो आप क्या करोगे? तो बेटा वसा दो चीजों में टूटता है, पहला वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। जो वसीय अम्ल होता है वो बदल जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में, और जो ग्लिसरॉल है वो बनता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट डीएचएपी। बाकी सारा का सारा प्रोसेस सेम होता है। बोलो बात सही है? पढ़ लिया होगा वैसे। अगर आपके पास है प्रोटीन, तो प्रोटीन पहले टूटता है अमीनो अम्ल में, क्योंकि प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो अम्लों की लंबी श्रृंखला होती है जिसे हम प्रोटीन बोलते हैं। इस अमीनो अम्ल को बदल जाता है पायरुवेक एसिड में, फिर सारा का सारा प्रोसेस सेम टू सेम है। इसके बाद बेटा है श्वास गुणांक, जिसे हम रेस्पिरेटरी क्वोशेंट बोलते हैं। इसका मतलब ये होगा जितना CO2 मुक्त हुई है और जितनी ऑक्सीजन प्रयोग में लाई है। जैसे आपको याद है, आपने वो वाला प्रोसेस पढ़ा था श्वसन या प्रकाश संश्लेषण वाला, तो हमने पढ़ा था 6 CO2 या कुछ भी पढ़ा था। तो CO2 कितने? 6, ऑक्सीजन कितनी? 6, तो 6/6 इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो कार्बोहाइड्रेट का जो आरक्यू होगा वो 1 होगा। ऐसे ये सारे आरक्यू याद करना, जैसे कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू कितना है? 1 है। ऐसे ही आपके पास वसा का भी बता रखा है, सब चीज का। ट्राइपामेटिन का मैंने अभी एग्जांपल आपको बता दिया क्वेश्चन आंसर के अंदर, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक काम और करना, पता नहीं तुमने किया नहीं किया, सारांश जरूर पढ़ लेना कोई भी चैप्टर हो। मैं आपको देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं अलग पढ़ने के लिए कुछ नहीं कह रहा, मगर मैं कह रहा हूं सारांश पढ़ लेना। चाहे आपने कुछ भी किया हो, सारांश भी पढ़ना है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी बहुत टाइम है, कोई लोड मत लो। ऐसे बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है टाइम, मगर टाइम टेबल बना के करो सब कुछ, कि मुझे इतने टाइम में ये काम करना है, मुझे इतने टाइम में ये काम करना है। बस ये वाली बात है कि मुझे 2 दिन के अंदर ये 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, बायोलॉजी के, फिजिक्स के। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, आप जितनी टेंशन लोगे उतना ही आप कम काम कर पाओगे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। याद रहेगी बात? आ जाओ आगे बेटा। अब जो अगला है वो है हमारे पास प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है? सूरज के प्रकाश में परान्नत की उपस्थिति में भोजन का बनाना ही प्रकाश संश्लेषण है। कई सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे जोसेफ प्रिस्टली का, एंजन हाउस का। तो एग्जाम्पल तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने नॉर्मली लर्न कर लिए होंगे, मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो जिसको मैं बताने वाला हूं आपको, वो है प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो 2 स्टेप आते हैं उसके बारे में। बेटा प्रकाश संश्लेषण में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें एक चीज का जो नाम है वो नाम है प्रकाशीय अभिक्रिया और एक है अप्रकाशीय अभिक्रिया। आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण होता है हरित लवक के अंदर। हरित लवक में आपने पढ़ा होगा थाइलोकॉइड मिलके, मतलब बहुत सारे थाइलोकॉइड जो होते हैं, ठीक है, वो मिलके बनाते हैं ग्रेना, और ये पड़े होते हैं स्ट्रोमा के अंदर। आपको पता होगा एक एंजाइम के बारे में जो सबसे ज्यादा होता है, जिसका नाम है रुबिस्को, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। आपको पता होगा जब आपने रुबिस्को पढ़ा तो उसके बाद ये अर्धस्वायत्तशासी अंग भी होता है हरित लवक, क्योंकि इसके बाद खुद का डीएनए, खुद का आरएनए और खुद के राइबोसोम होते हैं, जो कि 70 इस प्रकार के होते हैं। आपको पता होगा कि जो थाइलाकॉइड होते हैं इसे प्रकाशीय अभिक्रिया होती है और स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। प्रकाशीय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? प्रकाशीय अभिक्रिया का मतलब होता है प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। ये तो प्रकाशीय अभिक्रिया हो गई। ये कहां होती है? थाइलाकॉइड में, ठीक है, ग्रेना में। और स्ट्रोमा में क्या होती है? अप्रकाशीय अभिक्रिया, जिसमें ये जितना भी प्रकाश आपके पास आ रहा है, इससे आपको ग्लूकोज का निर्माण करना है, तो वो आपके पास एक अप्रकाशीय अभिक्रिया हो जाती है। यहां तक क्या सभी लोगों को सारा पॉइंट क्लियर है? अप्रकाशीय अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है।
तो सर हम उसको अप्रकाशीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि अप्रकाशीय अभिक्रिया सीधा सूरज के प्रकाश पे नहीं होती, वो प्रकाशीय अभिक्रिया के जो उत्पाद होते हैं, जो प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद होते हैं, इन पर निर्भर होती है, इसलिए हम उसे अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। तो कभी भी कोई भी बच्चा ये गलती नहीं करेगा कि अप्रकाशीय अभिक्रिया रात में होती है, नहीं, वो भी दिन में ही होती है। प्रकाशीय भी दिन में, अप्रकाशीय भी दिन में। तो अप्रकाशीय को अप्रकाशीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सीधा प्रकाश पर निर्भर नहीं है, वो प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर है। बोलो बात सही है? सारे दिन में होंगे, क्योंकि बेटा मैं प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहा हूं, तो ये अभिक्रिया तो दिन में ही होती है। अब प्रकाशीय अभिक्रिया क्या होती है? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है, ये होता है चक्रीय। चक्रीय का मतलब पहला और आखिरी एक ही होगा। मैंने तुम्हें 10 रुपए का नोट दिया, तुमने बगल वाले को दिया, बगल ने अगल वाले को, अगल वाले ने शगल वाले को, शगल वाले ने टबल वाले को, टबल वाले ने वापस दे दिया, ये हो गया चक्रीय। अचक्रीय, मैंने तुम्हें 500 रुपए का नोट दे दिया, तुम लेके भाग गए, अचक्रीय अभिक्रिया। चक्रीय अभिक्रिया में क्या होगा? ये प्रकाशीय तंत्र होता है, फोटो सिस्टम बोलते हैं इसको। ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सबसे बड़ा तंत्र होता है। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में केवल और केवल P700 काम आता है, 700 काम आता है, जबकि अचक्रीय में दोनों काम आता है, 680 भी आता है और 700 भी आता है। यहाँ पे बहुत सारे सहायक वर्णक होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि मेन वर्णक तो एक ही है, जो है क्लोरोफिल है, जिसे हम रिएक्शन सेंटर यानी कि अभिक्रिया का केंद्र मानते हैं। बेटा कैप्टन तो एक ही होता है ना टीम में, ऐसे थोड़ी 10-15 कैप्टन होते हैं कि मैं बॉल करवाऊंगा। ये तो बचपन में होता था, बचपन में तुमने भी क्रिकेट खेला होगा, तो क्रिकेट खेला तो मान लो तुम अगर बैट्समैन हो या तुम्हारा बैट है, तो तुम ये बोले ओ पहले बैटिंग मेरी है क्या? क्यों? अबे मेरा बैट है, अबे भाड़ में जा, फालतू नहीं। बस जिसकी बॉल होती थी वो बेटा अपना अलग खेलता था। जिनकी बैट होता था वो यूं कहता था, अरे आउट नहीं हूं मैं, नॉट आउट हूं। वो कहता था नहीं तू तो आउट है। क्या? ठीक है मैं नहीं खेल रहा, जा चल मैं बैट लेके जा रहा हूं। फिर तुम कहता है भाई तू खेलना। तो बस वही बात यहां पर भी है। तो यह अभिक्रिया का केंद्र है, ये कहता है जो भी कुछ करना है भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, मेन तो मैं ही हूं, इलेक्ट्रॉन तो मैं ही भेजूंगा। तो तुमने सुना है पहले बचपन में ऐड आता था, आजकल पांव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, बेराठी है मेरे पांव में। भड़का दो किसी को अगर तुमसे शातिरपना करना है। वो देखा तुमने टीवी के अंदर सास बहू के सीरियल आते हैं, लड़कों तुम्हें भी पता है कि सास बहू के सीरियल? अबे नालायकों, लड़कों वाले सीरियल देखा करो। लड़कियों तुम्हें तो पता ही होगा सास बहू के सीरियल क्या होते हैं, सास बहू वाले। जब मैं रसोड़े में गई थी तो रसोड़े में कौन था? जब मैंने कुकर में ये चलाया तो रसोड़े में कौन था? गोपी बहू तू थी क्या? तुम कहोगे हर्षित सर आप भी देखते हो। बेटा हम तो देख लेते, हम तो खाली आदमी है, ठीक है, बस यही बात। चिल मारो। तो मैं क्या बोलने वाला हूं वो समझना। जो भड़का हुआ है उसको थोड़ा सा और भड़का दो, बेटा आग लग जाएगी उसके। सेम टू सेम यहाँ पे क्लोरोफिल ए का जो इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे सारे की सारी चीजें प्रकाशीय ऊर्जा को लेने के बाद अपनी अपनी ऊर्जा क्लोरोफिल ए को देती है। तो क्लोरोफिल ए का जो ऊर्जा का स्तर होता है वो बेटा हाई हो जाता है। तो क्लोरोफिल ए कहता है आप नहीं रोक पाऊंगा मैं ये इलेक्ट्रॉन। तो बेटा क्लोरोफिल ए से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाते ही किसके पास जाता है? प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास। प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही देता है फेरेडॉक्सिन को। ध्यान से सुनना, एफडी का मतलब फेरेडॉक्सिन, तुमने वैसे सब कुछ पढ़ लिया होगा। फेरेडॉक्सिन के बाद प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम B6 और F और प्लास्टोसाइनिन, वापस इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है। जहां से चला वहीं आ गया, चक्रीय। ये चक्रीय नहीं है। ये P700 से चालू होगा, ये 680 से चालू होगा। कैसे हो रहा है? वही सारी ऊर्जाएं। प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही यहाँ पे फियोफाइटिन होता है, ठीक है, प्लास्टोक्विनोन। अब क्या होता है बेटा? फेरेडॉक्सिन हट जाता है, नौकरी करने छोड़ देता है। फेरेडॉक्सिन कह रहा है मैं जा रहा हूं। बेटा भेज दो फेरेडॉक्सिन को। नीचे के तीनों आगे आ गए, देखो ये आ गए आगे। अब इसके बाद आ गया पीएस फर्स्ट के पास, फिर से एक्साइटेड हुआ प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही जो कि आयरन सल्फर प्रोटीन है। उसके बाद ये एफडी के पास पहुंच जाता है, मगर यहां पे एफडी NADPH यानी कि 3 ATP का यहां पे भी निर्माण कर देता है। बोलो बात सही है क्या? इसे हम जेड स्कीम बोलते हैं। जेड स्कीम क्यों बोलते हैं आप सब लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें पहला और आखिरी जो होता है, इसमें पहला जो आखिरी होता है वो तो एक नहीं होता, पहली बात, और ये जेड की तरह बनता है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? जेड स्कीम। आओ बेटा आगे चलते हैं। बेटा ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है इसके अंदर, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं रसोपरासरणी परिकल्पना, जिसे हम बोलते हैं केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का मतलब आखिर इलेक्ट्रॉन से, मतलब आखिर ये सारी अभिक्रिया से एटीपी का निर्माण कैसे होता है वो हमको बताना है। तो केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, पीटर मिशेल ने दी थी। उन्होंने बताया था कि आखिर एटीपी का निर्माण कैसे होता है। ये जरा समझ लेना एक बार, ये की क्या चीज होती है। देखो समझना क्या है बेटा, यहां पे समझना देखो बड़ा आसान है, एक बार समझना। ये पीएच सेकंड है सर, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुन लेना। आसान देखना जरा, आसान कितना है देखो। ये बेटा पीएच सेकंड है सर, बहुत बढ़िया। पीएच सेकंड वही है, सूरज का प्रकाश आ गया तो पहले पीएच सेकंड आता था, तो ये अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण है। देखो पहले पीएच सेकंड आ रहा था तो अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण है। ये गया प्लास्टोक्विनोन के पास, उसके बाद साइटोक्रोम B6 के पास, उसके बाद PC के पास, उसके बाद ये गया यहाँ पर, लास्ट में बच गया NADPH, वो तो आपको पता ही है। अब ये क्या हो गया? यहाँ से
यहां से हुआ ये कि यहां से बाहर से प्रोटॉन, बाहर क्या है, बाहर है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा से प्रोटॉन बाहर से अंदर आ गए। अब आप कहोगे यहां पे अंदर कैसे आए, ऊर्जा लगा के। ऊर्जा कहां से है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से। जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से प्रोटॉन को अंदर भेज दिया, प्रोटॉन की सांद्रता अंदर ज्यादा हो गई, रिश्वतखोर बैठा ही ऑक्सीजोम। बोलो बात सही है। यही प्रोटॉन यहां से बाहर निकलेंगे, एडीपी के साथ अकार्बनिक फॉस्फेट जुड़ के एटीपी का निर्माण हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं रसोपरासरणी परिकल्पना। कभी नहीं भूलोगे लाइफ टाइम। नीट में क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं, नीट में क्वेश्चन पहला तो ये आएगा कि रसोपरासरणी परिकल्पना में जब एक बार इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया तो अगली बार इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, तो बेटा यहां पे पानी टूटता है, जल। तो नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि जल कहां टूटता है, तो आपका आंसर है ल्यूमेन में, अवकाशिका में टूटता है। ये रहा। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एटीपी का निर्माण कहां हो रहा है, ये एटीपी, और बाहर क्या है, स्ट्रोमा। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां से जाता है, ये रहा। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एटीपी सिंथेज जो होता है उसमें F0 और F1 क्या होते हैं। F1 वो होता है जो कि एटीपी बनाता है, F0 वो होता है जहां से प्रोटॉन बाहर जाता है। हो गया काम, ये रही रसोपरासरणी परिकल्पना। ठीक है भैया, आ जाओ आगे। बेटा अगला एक है C3 चक्र। यह है अप्रकाशीय अभिक्रिया में। अब आपके पास प्रकाशीय अभिक्रिया तो आपने कर ली, क्या कर लिया प्रकाशीय अभिक्रिया में, प्रकाशीय अभिक्रिया में आपने एटीपी का निर्माण कर लिया, उसमें कोई लोड है ही नहीं। प्रकाशीय अभिक्रिया आपने अपने सारा काम कर लिया, कोई लोड है ही नहीं। मगर अब अप्रकाशीय अभिक्रिया यहाँ पे, यानी कि अब आपको क्या काम करना है, अब आपको भोजन बनाना है। और भोजन बनाने के लिए पूरी पृथ्वी पर एक ही साइकिल है जिसका नाम है C3 चक्र। यह अप्रकाशीय अभिक्रिया है, ये होता है स्ट्रोमा के अंदर, जिसे हम C3 चक्र बोलते हैं। C3 चक्र के 3 पद होते हैं। पहला होता है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है अपकरण वो अपचयन, और तीसरा है रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन, आरबीपी का। सही है। C3 चक्र जैसा मैंने आपको बता रखा है, मुझे नहीं पता आपने ऐसा कभी पढ़ा है क्या, मगर मैं लिटरली बोल रहा हूं थ्योरी मत पढ़ना इसके बाद। मतलब थ्योरी इतनी क्लियर हो जाएगी आप खुद कह दोगे हर्षित सर मजा आ गया। मुझे नहीं पता आपने कभी कार्बन के हिसाब से पढ़ा है नहीं पढ़ा। ठीक है, जरा देखो जरा यहां से बेटा, आरईवीपी के बाद खुद के बाद 5 कार्बन होते हैं, क्योंकि आपको यह पता होगा कि पहला कार्बन उत्पाद अगर 3 कार्बन का है तो यहां पे 2 + 1 नहीं होता, यहां पे 5 + 1 2 3 हो जाता है। कैसे होता है जरा देखो, आरईवीपी के बाद खुद के बाद 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो मैं 3 अणु आरईवीपी के ले रहा हूं, एक में 5 कार्बन तो 3 में कितने हो गए, 15 कार्बन। बाहर से कितनी आई CO2, 3 CO2 ले ली, एक CO2 में 1 कार्बन तो 3 CO2 में 3 कार्बन। 5 और 3 कितने होते हैं पता ही है आपको, मगर वो बाद में करेंगे। 3 अणु इसके हो गए, 3 अणु इसके हो गए, 6 अणु हो गए, ये रहे 6 अणु। पहला कार्बन उत्पाद कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, तो 6 थिया 18 का, 18 बन रहे, क्या 15 और 3 18 ही होते हैं। बिल्कुल सही आ रहा है। पहला प्रोसेस हो गया, नाम है कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना। अगला अब आपको एटीपी का उपयोग करना है। पहला कार्बन उत्पाद क्योंकि 3 कार्बन का था इसलिए हम इसे C3 चक्र बोलते हैं। एटीपी का उपयोग करोगे 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसराइड बनेगा। उसके बाद वापस से आपने ये सारा प्रोसेस लिया, पीजीएल बन गया। अब पीजीएल जो बना वो भी कैसा अणु, 6 अणु में से एक अणु पीजीएल निकाल दो। पीजीएल में कितने कार्बन थे, 18। एक अणु निकल गया 3 कार्बन का, तो 18 में से 3 निकले तो कितने बच गए, 15। 6 में से एक निकला तो कितने बच गए, 5। 3 कार्बन का 15 कार्बन हो गया। लास्ट में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकाल दो, तो अणु कितने रह गए, 3 अणु। 2 अणु निकले तो 5 में से तो 3 अणु रह गए, वही 15 कार्बन है। फिर यही 15 कार्बन आ गया, यहां पे भी एटीपी का उपयोग हो गया। बताओ दिक्कत है क्या, पढ़ा होगा मगर आपने पहले। ये मत कहना हर्षित सर इतनी जल्दी क्यों पढ़ा दिया, भैया कुछ बच्चे तो मना ही कर रहे थ्योरी पढ़ाओ ही मत, मैं तो फिर भी चलो एक बार कर रहा हूं। बेटा ये एक और चक्र है जिसे हम बोलते हैं C4 चक्र। पहला कार्बन उत्पाद अगर 4 कार्बन का होगा तो इसे हम बोलेंगे C4 चक्र, C4 साइकिल बोल सकते हैं या C4 चक्र बोल सकते हैं। ठीक है, पहला कार्बन उत्पाद, इसे हम हैचेन-स्लेक पाथवे भी बोलते हैं। हैचेन-स्लेक वो वैज्ञानिक जिन्होंने बताया था। याद रखना, चाहे चक्र C3 हो चाहे C4 हो, कोई भी हो, C3 चक्र तो होगा ही होगा। C4 में भी C3 चक्र होता ही होता है। ठीक है भैया, चले C3 चक्र कब होगा, गन्ने वगैरह के अंदर होता है, जब वातावरण में तापमान थोड़ा सा ज्यादा होता है तो हम C3 चक्र का उपयोग करते हैं। C3 चक्र में क्या होता है, पहला कार्बन उत्पाद तो 3 कार्बन का था, C4 में पहला कार्बन उत्पाद 4 कार्बन का होता है। देखो पहला कार्बन उत्पाद फॉस्फेनोल पायरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड, 1 कार्बन इसके बाद, 3 कार्बन इसके बाद, 4 कार्बन, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, C4 चक्र, क्योंकि प्रथम कार्बन उत्पाद 4 कार्बन का है। ये स्टेबल नहीं होता तो इससे स्टेबल बता दो, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड को आगे ले आओ। मैलिक एसिड में कितने कार्बन, 4। 1 कार्बन मतलब 4 में से 1 CO2, 1 कार्बन बाहर निकाल दो, ये रही, कितने बच गए, 3 कार्बन। पायरुवेट एसिड 3 कार्बन का होता है, इसको वापस यहाँ ले गए, फिर से पीईपी बना दिया, यहाँ पे C3 चक्र चला दिया और क्या बना दिया, ग्लूकोज। क्यों होता है ऐसा, आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे वृत्त लाइक अरेंजमेंट होता है, बंडल शीत कोशिका वगैरह सब कुछ पढ़ रखा होगा।
आपको पता होगा यहाँ पे मीजोफिल कोशिका और बंडल शीट दो, यहाँ पे दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। एक हरितलवक ऐसा होता है जिसमें केवल प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, एक हरितलवक ऐसा होता है जिसमें प्रकाशीय होती ही नहीं है। एक हरितलवक ऐसा होता है जिसके अंदर गिरेना पाए जाते हैं थाइलोकॉइड, एक में थाइलोकॉइड होता ही नहीं। क्यों? अगर अधिक तापमान होगा तो जो रुबिस्को एंजाइम है ये विकृत हो जाएगा। इसे विकृत होने से बचाने के लिए आजकल सारे के सारे पादप कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को C3 से C4 में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आ जाओ बेटा, आओ जरा क्वेश्चन आंसर उड़ा देते हैं। मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मतलब इतना टाइम कि आपको मजा आ जाए और आप खुद से कर लो। मैं लिटरली, कई बच्चे मुझे कहते हैं मतलब इंस्टा पे मत बोला करो, बस इंस्टा पे नहीं, इंस्टा पे बेटा बस ऐसे ही, मैं तो कभी कभार रील बना देता हूं ऐसे ही, वो भी तुम लोगों के लिए, कि तुम लोग कभी कभी बोर हो जाते हो कि चलो ठीक है आ जाओ, बस ऐसे ही एंजॉय एंजॉय, मतलब मस्त रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहना है तुम्हें, पढ़ते रहना है बस। कभी कभार 1 2 3 4 5 मिनट के लिए इधर उधर घूम लो, उस पर कोई दिक्कत नहीं, मगर वैसे पढ़ते रहो। बताओ क्या चलूं, क्या क्वेश्चन कर लो फटाफट से अगर आता है तो। बेटा याद रखना, अगर आपको याद है तो एजिटोबैक्टर जो है, या वैसे भी अगर नॉर्मल की बात करो तो आप लोग एक बात जानते हो, आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हो कि वैज्ञानिकों ने यह देखा कि 2 प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है, और वो कौन कौन सा होता है? नीला और लाल प्रभाव, लाल कलर। अगर इसके बाद ज्यादा हो जाता है तो आपने पढ़ा भी है रेड ड्रॉप इफेक्ट, जिसके अंदर लाल प्रकाश से तरंगदैर्घ्य और बढ़ाते हैं तो सीधा का सीधा सडन डिक्लाइन आ जाता है, जिसे हम रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी चीज और थी, एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एक्शन और एब्जॉर्प्शन, अवशोषण कैसे होता है, तो आपने देखा होगा वो वाला ग्राफ भी आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो बता देता हूं भाई एक बार, क्योंकि वहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सर वो क्या होता है। देखो जरा, ये वाला पेज पढ़ना ही पढ़ना है, मेल्विन केल्विन जो साइकिल था ना, जिनका C3 साइकिल था, उसके बारे में बता रखा है। ये रहा प्रकाश संश्लेषण, ये वो चूहा मारा एक्सपेरिमेंट है जोसेफ प्रिस्टले का। इन्होंने ये बात कंफर्म कर ली कि ऐसा कुछ है जो चूहा बना रहा है और ऐसा कुछ है जो पादप बना रहा है। तो पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन बनाता है और चूहा श्वसन के द्वारा CO2 को मुक्त करता है। तो जो चूहा CO2 को मुक्त करता है वो पादप ले लेता है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हो, वॉन नील वगैरह, मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे, ये आप जानते हो, ये हमने पढ़ा भी हुआ है एक जगह पे। और अगर आपको याद हो तो हमने कोशिका वाले चैप्टर में भी पढ़ा था हरितलवक की संरचना, पूरा मैं अभी समझा चुका हूं। थाइलोकॉइड, ग्रेना और रुबिस्को एंजाइम और अर्ध स्वायत्तशासी अंग, दोहरी झिल्ली का अंग होता है कोशिका। ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा ये देख लेना। ये बेटा एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में नीचे लिखा भी हुआ है, क्लोरोफिल ए का एक्शन और स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन क्या होता है। देखो जरा ध्यान से सुनना, हमारे पास 3 वर्णक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड। तो बेटा क्लोरोफिल ए कम प्रकाश तरंगदैर्घ्य और अधिक तरंगदैर्घ्य दोनों को ही अवशोषित करता है। जो अवशोषण ज्यादा करेगा वो प्रकाश संश्लेषण भी ज्यादा करेगा। जो मेरी बात जितने अच्छे से समझेगा वो नीट के एग्जाम में उतने अच्छे क्वेश्चन करके आएगा, सीधी सी बात है ना। तो जो अवशोषण ज्यादा करेगा वो एक्शन अच्छा करेगा। बोलो बात सही है। सेम यहाँ पे क्लोरोफिल ए निम्न तरंगदैर्घ्य को भी अवशोषित करता है और उच्च तरंगदैर्घ्य को भी अवशोषित करता है। तो निम्न तरंगदैर्घ्य पे भी प्रकाश संश्लेषण दिखाता है और उच्च पे भी प्रकाश संश्लेषण दिखाता है। इसलिए सबसे अच्छा वर्णक क्लोरोफिल ए ही होता है। ठीक है, तो ये एक बात थी। अरे यार, चलो आगे चलते हैं। एमर्सन का दीर्घीकरण इफेक्ट वैसे तो आपने पढ़ ही लिया होगा, बाकी 2 तंत्रों को एक साथ कार्य करना, एक्सपेरिमेंट के 2 4 5 क्वेश्चन है। PS सेकंड में कितने पर होता है बेटा? PS फर्स्ट में होता है 700 पर, PS सेकंड में होता है 680 पर, तो 680 इसका आंसर आ जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन रासायनिक परासरण के लिए आवश्यक है? रासायनिक परासरण के लिए प्रोटॉन पंप, इलेक्ट्रॉन प्रवणता, NADP सिंथेज। ठीक है, झिल्ली, प्रयोजन पंप वही होता है प्रोटॉन का, प्रोटीन प्रवणता और ATP सिंथेज। बेटा सेकंड आंसर होगा। वैसे तो इतनी शुद्ध हिंदी के साथ, अच्छा आप लोगों के साथ सबसे बड़ी खास बात प्लस पॉइंट बताऊं क्या होगा? आपको जहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन मिलेगा ना, बगल में इंग्लिश भी मिलेगी। तो इंग्लिश भी, मतलब मैं तो मेरे सारे बैच में जितने भी बैच में पढ़ाता हूं, मैं हिंदी के साथ इंग्लिश भी लिखवाता हूं, लगभग सबकी। रीजन पता है क्या है? कि अगर आपको इंग्लिश में कोई चीज मिल गई, अगर साइड में मान लो ब्रैकेट में मिल गई, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि हिंदी की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है कभी कभी। ठीक है, प्रकाशीय अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन के सीमांतरण में प्लास्टोक्विनोन कहां से सुगम बनाता है? प्लास्टोक्विनोन किसके और किसके बीच में होता है? तो बेटा PS सेकंड और साइटोक्रोम B6 और F के बीच में होता है प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, आ जाओ आगे। हरित लवक में प्रोटॉन की अधिकतम संख्या कहां पाई जाती है? हरित लवक में पूछ रहा है प्रोटॉन की अधिकतम संख्या। बेटा वो आपको देखने को मिलती है थाइलोकॉइड की अवकाशिका में। अगर आप ये आपने रसोपरासरणी परिकल्पना पढ़ी होगी, जहां पे पढ़ी थी ना, भूल गए,
भूल तो नहीं गए ना, देखो ये रही। तो सबसे अधिक सांद्रता कहां मिलती है? अवकाशिका। देखो ये रहा अवकाशिका। अवकाशिका में प्रोटॉन H+ की सांद्रता सबसे सर्वाधिक होती है। मैं फिर बोल रहा हूं, डायग्राम से बाहर कुछ नहीं आएगा भाई। डायग्राम याद कर लोगे मेरे तो सारा काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय स्वतंत्र अभिक्रियाएं कहां होती है? प्रकाशीय स्वतंत्र अभिक्रिया यानी कि जो प्रकाश पर निर्भर नहीं होती। पीठिका में, पीठिका धात्री में, मैंने कि मैट्रिक्स में। ठीक है। ओहो, ये तो चलो तुम करके दिखा दो एक बार। तुम कर लो ये। लो एक पोल दे देता हूं, देखता हूं इस पोल में तुम कितना अच्छा कर देते हो। कर दो भाई, अगर आता है तो इसका आंसर कर दो ये जल्दी से। आता ही होगा। ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी का उपयोग 2 चरण में होता है। क्या ये सही है? क्या सही है? पहले एटीपी का उपयोग ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लाइकोलाइसिस कैसे आ गया यहाँ पे? चलो कोई बात नहीं, वैसे तो सही व्याख्या कर रहा है, मेरे ख्याल से आंसर बी होना चाहिए। 62% का सही है, बहुत बढ़िया। स्काई सर्कल लाडले का भी सही है, मीना का भी सही है, नंदिनी का भी सही है, सानिया का भी सही है, आयुष का भी, कुशवाहा का भी। बहुत बढ़िया। आज एक काम करेंगे, आज वीडियो कॉल कर लेंगे थोड़ी सी, ठीक है? जो आखिरी तक बना रहेगा उससे वीडियो कॉल करेंगे, या जो 1 2 3 आएगा उनसे तो जरूर करेंगे। तो वीडियो कॉल के लिए मैं बोल देता हूं, इतने आप जितने भी हो ये वाला क्वेश्चन करके देखो। ये वीडियो कॉल की सेटिंग भी कर देना आज, ठीक है ना? हेलो। एनसीईआरटी में पूरी टेबल बना रखी है इसकी, ठीक है? पूरी टेबल बना रखी है इसकी। तो टीसीए चक्र के दौरान 5 कार्बन का यौगिक कौन सा है? अल्फा कीटोक्लोरिक एसिड। अपने डायग्राम में दे रखा है, देख लेना जरा। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में कौन सा कथन सही है? ठीक है, जरा देखते हैं। जल के अपघटन में झिल्ली के अंदर होता है, सही है। प्रोटॉन थाइलोकेट की अवकाशिका में संचित होते हैं, सही है। इलेक्ट्रॉन का प्राथमिक ग्राही इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में स्थानांतरित होता है, नहीं। और अगला है एनएडीपी डिडक्टेज एंजाइम स्ट्रोमा की ओर स्थित होता है, सही है। बेटा ये दूसरे के आ गए, श्वसन के आ गए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का प्रकाशीय अभिक्रिया का उत्पाद नहीं है? एनएडीपीएच नहीं है, एनएडीएच। C4 पादप में देख लेते हैं। C4 पादप में प्राथमिक CO2 ग्राही फॉस्फोनॉल पायरुवेट होता है, सही है। C4 पादप में पर्ण मध्योतक की कोशिका में रुबिस्को का एंजाइम होता है। पर्ण मध्योतक में रुबिस्को का एंजाइम होता है, एंजाइम का भाव होता है। यार सेकंड गलत है, मेरे ख्याल से सेकंड आंसर होना चाहिए इसका। हेज एंड स्लैग पाथवे में प्राथमिक सिलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? वो है फॉस्फोनॉल पायरुवेट, पीईपी। निम्नलिखित में से कैसे फॉस्फोनॉल पायरुवेट में एक प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही है? तुम कर दो, देख लेते तुम्हारा सही है क्या। मैं तो करा ही दूंगा, फिर तुम कर लो ये। आंसर क्या आ रहा है? मेरा आंसर तो ये आ रहा है, 35% का ही सही है। क्या बात है? C3 में थोड़ी होता है बेटा, फॉस्फोनॉल पायरुवेट पूछा है, C3 में कहां होता है ये? भूल गए क्या बेटा? ये रहा। बेटा डायग्राम तो याद करो, थ्योरी नहीं याद है तो ऐसे कैसे कर रहे हो भाई? ऐसे गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, चलो एक क्वेश्चन करो। प्रकाशीय श्वसन, आओ भाई, छोड़ो तुम कुछ मत करो, मैं ही कर लूंगा सब।
तुम सच बताओ, तुम पढ़ रहे हो ना? आज वीडियो कॉल करता हूँ, अभी पूछता हूँ अभी कैसे तैयारी चल रही है तुम्हारी। चलो देखो बेटा, अगला जो अब आज हमारे पास है वो एक बहुत ही बढ़िया चीज है, जिसे है पादप वृद्धि और परिवर्धन। दो अलग अलग टॉपिक है इसके अंदर। पादप वृद्धि और परिवर्तन में शुरू वाली जो चीजें हैं वो इतनी टिपिकल नहीं है, वो तो बड़ी आसान है, वो तो मेरे ख्याल से आप आसानी से कर लोगे। मगर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है वो है यहाँ पे हार्मोन, क्योंकि हार्मोन के फंक्शन एक हार्मोन से निकल के दूसरे हार्मोन में घुस जाते हैं, फिर तुम ढूंढते रहते हो कि वो हार्मोन कहाँ है। तो उसके लिए बेटा मेरे पास जंबो जेट चीज है तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए ये सब कुछ याद करना। तुमने अगर ये मेरे सारे जंबो कॉन्सेप्ट याद कर लिए तो उसके बाद तुम्हें कुछ भी चीज ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप ही कर लोगे। मैं आज बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा कैनेडी ग्रास, एविना ग्रास वाली बात, क्योंकि वो एनसीईआरटी में आपने पढ़ ली होगी। चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन आपने पढ़ लिया होगा, एफडब्ल्यू वेंट आपने पढ़ लिया होगा, जिसने एविना ग्रास के ऊपर काम किया था। मेरा वो अभी रोल नहीं है, मैं मेन चीज पढ़ा रहा हूं आज आपको, तो क्योंकि रिवीजन ऐसा ही वाला है। बेटा कभी भी अगर क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन फंसेंगे 100%, कभी भी क्वेश्चन ये आता है और आपके पास टाइम कम होता है उस टाइम, कि ऑक्सीजन के कार्य कौन कौन से हैं, तो बेटा एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना कि क्रिस्ट जेवियर हैड अ रैपिड एट परफॉर्मेंस। क्रिस्ट जेवियर हैड अ रैपिड एट परफॉर्मेंस। बेटा क्रिस्ट का मतलब क्या होता है? सेल डिवीजन को अगर कोई प्रमोट करेगा तो भी वो ऑक्सीजन होगा, और अगर सेल को इलोंगेशन करेगा, दीर्घीकरण करेगा, तो भी वो ऑक्सीजन होगा। जेवियर का मतलब जाइलम का परिवर्धन करेगा तो भी वो ऑक्सीजन होगा। हर्बिसाइड की तरह काम करेगा मगर एक बीजपत्री पे काम नहीं करेगा तो भी वो ऑक्सीजन होगा। 2,4-D 2,4,5-T तुमने नाम सुने होंगे। अगर हेज का निर्माण करोगे, झाड़ी वगैरह का ऐसा निर्माण करोगे तो भी ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर शैशव पर्ण यानी कि जो यंग लीफ है उसको झड़ने से रोकना है तो भी ऑक्सीजन का रोल होता है। आर का मतलब है रूट के निर्माण के अंदर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर याद रखना, यहां से भी ऑक्सीजन होगा। पी का मतलब है पार्थेनोकार्पी, बिना निषेचन के फल का निर्माण करना पार्थेनोकार्पी होता है। ठीक है, तो टमाटर का निर्माण जो होता है बीज रहित, वो भी ऑक्सीजन के द्वारा होता है। शीड्स प्रमुखता, अगर तुम चाहते हो कि पेड़ ऐसे पहले डेवलप हो तो बेटा ऑक्सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ऑक्सीजन आगे मिलता है। आपने चार्ल्स डार्विन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि पेड़ ऐसे क्यों जुड़ जाता है, पौधा ऐसे क्यों झुक जाता है सूरज के प्रकाश की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन अपोजिट पार्ट में चले जाता है जहां से सूरज का प्रकाश आ रहा होता है वहां से। और पाइनएप्पल के अंदर जो फ्लावरिंग यानी कि पुष्पन होता है उसके लिए भी कौन इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीजन। याद करना है ये फार्मूला। हर्षित सर कैसे याद करें? जिसको भी ये फार्मूला याद नहीं है, अगर आपके पास कोई दूसरा फार्मूला है तो वेल एंड गुड है, मगर अगर आप ये वाला चैप्टर रट के जाते हो तो बेटा 100% विश्वास करो भूल जाओगे। तो क्या करना है? पुराने बच्चों को पता है, एक कॉपी के ऊपर, पेज के ऊपर ये सारे के सारे फार्मूला लिख के अब जहां पे पढ़ते हो वहां पे सामने चिपका देना है। जिस टेबल पे आप बैठ के पढ़ रहे हो जब भी उस पे बैठोगे तो वो फार्मूला पढ़ोगे, जब उस टेबल से उड़ोगे खड़े होंगे तो भी वो फार्मूला पढ़ोगे। फार्मूला पढ़ रहे हैं सारे, तो ये फार्मूला सामने चिपका देना। अगला जिब्रेलिक एसिड, आपने पढ़ा होगा जिब्रेला फ्यूजिकोराई, वैज्ञानिक का नाम पढ़ा ही होगा। वो फंगस का नाम कुरोसावा, वैज्ञानिक का नाम भी पढ़ा होगा। 100 तक जिब्रेलिक एसिड मिल गए हैं वो भी पढ़ा होगा। GA1, GA2, GA3 ये भी पढ़ा होगा। GA3 सबसे पहला जिब्रेलिक एसिड होता है, ये भी पढ़ा होगा। एसिडिक होता है, ये भी पढ़ा होगा। अच्छा, इन सबका केमिकल नेचर क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से किस किस से व्युत्पन्न है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, प्लीज उसको बहुत अच्छे से याद करना। एनसीईआरटी की रीडिंग तो लगानी है, इसमें थ्योरेटिकल है भाई। ये फार्मूला है मालती दास अप्लाइड फॉर BSc LS। मालती दास एक लड़की है जिसने BSc के लिए और लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया। कैसे याद कर सकते हैं? थोड़ा छोटा कर रखा है मैंने इसको, मगर आई थिंक समझ में आ जाएगा। शराब के निर्माण यानी कि माल्टिंग के अंदर इसका उपयोग है। ये डिले कर सकता है। ए से होता है झड़ने को, एस से होता है बुढ़ापे को। एप्पल का शेप और साइज सुधार सकता है। एल से हो गया लेंथ ऑफ लंबाई, अंगूर के तने की लंबाई को बढ़ा सकता है। बी से होता है बॉल्टिंग। बॉल्टिंग का मतलब होता है गन्ने में जो दो नोड होते हैं उनके बीच का गैप बढ़ाने का काम भी यही करता है, बॉल्टिंग बोलते हैं। जिसमें पत्ता गोभी के अंदर भी काम में लिया जा सकता है ये, ठीक है, जिससे 20 टन तक हो रहा है। चकुंदर में भी काम में लिया जा सकता है। लेंथ ऑफ स्टेम को बढ़ा सकता है, स्टेम को कोनिफर यानी कि शंकुकार बना सकता है। ये सारे काम किसके हैं? जिब्रेलिक एसिड के। अगला है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का मतलब है एडवांस टिकट कलेक्शन सेड बाय CM। एडवांस से है एपिकल, शीट्स पर प्रेजेंट होता है। एपिकल डोमिनेंस को कम करता है, यानी कि ऑक्सीजन तो बढ़ाता है, शीर्ष प्रमुखता को ये कम करता है। नीट पे क्वेश्चन आ सकता है ऑक्सीजन के अपोजिट शीर्ष प्रमुखता में कौन काम करता है? आंसर है साइटोकाइनिन। टिश्यू कल्चर यानी कि उत्तम संवर्धन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एल का मतलब है जरावस्था को रोकता है, न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। एस का मतलब है तने को बढ़ाता है, ये रूट को बढ़ाने का काम है ऑक्सीजन का और तने को बढ़ाने का काम है साइटोकाइनिन का।
साइटोकाइनेसिस को ये प्रमोट करता है, कोशिका द्रव्य के विभाजन को, और साथ साथ मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस का मतलब जानते हो ना, जो आकार होता है उसको मेंटेन करने का काम भी कौन करता है, ऑक्जेन, वो सॉरी साइटोकाइनिन। लास्ट बढ़ गया इथाइलिन। एड सम रॉ पीनट बटर ऑन ब्रेड, कि बटर और ब्रेड, बटर ब्रेड पे लगा दो और रॉ पीनट और डाल दो उसके ऊपर। आजकल पीनट बटर बहुत खाते हैं ना भाई, बहुत बढ़िया। झड़ने को बढ़ावा यही देता है, जरावस्था यानी कि बुढ़ापे को, आम में पुष्पन को, आर का मतलब है फलों के पकने में, साथ साथ ये जलीय पादप में पर्ण प्रवणता को भी, डब्ल्यू का मतलब है वाटर, ठीक है, पी का मतलब है पीनट्स में अंकुरण यानी कि मूंगफली में अंकुरण में सहायता प्रदान करता है, पटेटो यानी कि आलू में कंद का निर्माण करता है, बड़ और कली इसकी सुप्तावस्था को ब्रेक करता है, ब्रेक और डोरमेंसी, डोरमेंसी का मतलब ब्रेक करता है। देखो फार्मूला है इंग्लिश के, मगर आप लोग प्लीज इसको नोट कर लेना, अगर नहीं है तो अपने पहले से कोई लिख रखे हैं फार्मूले तो वेल एंड गुड है, उससे कर लो, नहीं लिख रखे हैं ये याद कर लेना, ठीक है, नहीं लिख रखे हैं तो। वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस के दौरान होती है, जल्दी से बता दो, चैट बॉक्स भी ओपन कर रहा हूं तुम्हारा, आप कर दिया और पोल चला दिया। ये सुना होगा लैग लॉग स्टेशनरी, जिसने नहीं सुना उसके लिए ये बना रहा हूं, ये सुना होगा ये लैग लॉग स्टेशनरी। तो वृद्धि सबसे ज्यादा कहां होती है, लैग में या लॉग में, जल्दी बता दो मेरे को फटाफट से। जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। लॉग फेज में सबसे ज्यादा होती है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये कलर चेंज करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, 84% का सही है। अरे तो मस्त कर रहे हो दोस्त, मस्त कर रहे हो, बस पढ़ो अच्छे से, सब बढ़िया होगा, ध्यान रखना। चलो गहरे जल में चावल में, अब देखो अभी मैंने बता दिया पर्णवृंत को कौन सा बढ़ाता है, अभी अभी बताया था, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद है तो देखो, ये देखो फार्मूले में कितनी कमाई है। इथाइलिन जलीय पादप यानी कि गहरे पानी में पर्णवृंत को लंबा करता है। लो क्वेश्चन आ गया, 2023 का क्वेश्चन है, नाम से ही पता लग गया इथाइलिन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी, खुद बताओ क्या है। किस पादप हार्मोन में तरुण, तरुण शंकुधारी का मतलब ये इस पर छिड़कने पर उसमें परिपक्वता जल्दी आ जाती है, क्या ऐसा डायग्राम किसी में था? हर्षि सर था, कहां पर था हर्षि सर, दिखाओ फार्मूला, ये लो सर, शंकु ये रहा, किसमें था, जिब्रेलिक एसिड, आंसर आ गया। शंकु को कौन करेगा, जिब्रेलिक एसिड। मैं बोल रहा हूं ना बेटा, अपने फार्मूले से बाहर कोई बात ही नहीं होगी। चलो अगला देखते हैं। एडेनिन व्युत्पन्न है, मैंने बोला था व्युत्पन्न जरूर याद करना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सारे व्युत्पन्न आपको याद करने हैं, ठीक है। आओ जरा देखते हो, ये वाला देखो, ये कौन कर सकता है, जरा देखते हैं। हाल ही के वर्षों में खीरे का उत्पादन कई गुना बढ़ा है, किस पादप हार्मोन के प्रयुक्त करने से उत्पादन बढ़ा है, वह मादा पुष्प भी उत्पन्न हो जाते हैं। बेटा मादा पुष्प के लिए ना वैसे पाइनएप्पल वगैरह के अंदर भी हो जाते हैं, और इसके लिए इथिलीन, इथाइलिन मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पता नहीं याद होगा नहीं होगा, मगर मेरे हिसाब से इसका आंसर बी जरूर रखना। देखता हूं कि तुमने किया क्या अभी, बिल्कुल 60% बच्चों ने किया है, आंसर बी रखना। ये क्या है, गैसीय पादप। बेटा एक ही पादप नियंत्रक हार्मोन है जो गैसीय है, कर दो बेटा इसका भी आंसर, आता हो तो। एक बार क्वेश्चन पढ़ना है बस, उसके बाद उसका आंसर करना है, एक बार पढ़ना है बस क्वेश्चन को अच्छे से। बेटा मैं आपको बस टाइम नहीं खराब करना चाह रहा कि आपसे और ज्यादा बतौले राम करूं और आपका टाइम लगा दूं, क्योंकि मुझे पता है नीट का एग्जाम बहुत पास है। तो ये मत कहना आशीष सर आपने जल्दी करवाया, ये करवाया। आपको पता है दोस्तों टाइम की इंपॉर्टेंस अभी आपके लिए कितनी है। मूलरोम उत्पन्न करने के लिए की जाती है जिससे वह अवशोषण ज्यादा करे। आंसर मेरे हिसाब से यही आना चाहिए, 44% का सही है, बहुत बढ़िया, शानदार। आओ चलो आगे चलते हैं। बेटा ये तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये तो गलत मत करना, बता दो, अभी भी बता के आया हूं,
2,4-D 2,4,5-T कुछ बताया था क्या? अरे आंसर ही बोल दिया क्या मैंने? अरे इंडोल एसिटिक एसिड कृत्रिम और प्राकृतिक पढ़ाए होंगे सर ने भी, मैडम ने भी, मैंने भी पढ़ाए थे। कृत्रिम प्राकृतिक नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड या 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, सब कुछ पढ़ाया था ना। आंसर क्या है? मेरे हिसाब से तो आंसर सी होना चाहिए। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। बाकी जो बच्चे को अगर गलत आंसर हो रहा है ना तो टेंशन मत लो, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो दोस्त, क्वेश्चन पढ़ोगे तो हो जाएगा। बेटा काइनेटिन शब्द किसने दिया था? तुम ही बता दो। कुरोसावा तो बोलना मत, ये जिब्रेलिक एसिड। डार्विन और वेंट ये ऑक्सीजन से रिलेटेड थे। एक ही बच गया बेटा, स्कूग और मिलर। ये तो ऑक्सीजन से रिलेटेड थे ना, ऑक्सीजन। इन्होंने कैनेरी ग्रास पे काम किया था, इन्होंने अवीना पे किया था। कुरोसावा ने जिब्रेलिक एसिड पे काम किया था। चलो कर लो बेटा, अपने फार्मूला ही काम आएगा इन क्वेश्चनों में, ध्यान रखना, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा बेटा। कर दो इसको। बेटी पुष्पा, कर ली बेटी पुष्पा। बेटी पुष्पा, हो गया क्या बेटी पुष्पा? चलो करते हैं। फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? इथेफॉन होता है, तो लिखा होगा ए का फोर्थ। ठीक है। शाकनाशी कौन सा होता है? ऑक्सीजन के लिए बात थी, बी का थर्ड। बॉल्टिंग के लिए जिब्रेलिक एसिड, सी का सेकंड। एक ही रह गया ना ये। ठीक है, आंसर आएगा शायद सी। भाई तुमने क्यों गलत किया ये? मैंने भी तो मैच किया तुम्हारे सामने सामने, गलत क्यों कर रहे हो भाई? हाँ, तुम्हारे सामने सामने मैं भी तो मैच कर रहा हूं, गलत क्यों करते हो? चलो करो ये। करो इसको करो। उस वृद्धि नियंत्रक का नाम बताइए जिसमें गन्ने की फसल पर छिड़कने में, अब तो गलत मत बोलना बेटा, अभी भी समझाया था गन्ने की फसल। ठीक है, सुना था ना। गलत मत करना। बोल्टिंग बोलते, बोल्टिंग, बोल्टिंग बताओ। मेरा तो आंसर बी है, 61% का सही है। बाकी गलत क्यों करते हो भाई? चलो अगला करो। वैसे ये तुमने पढ़ा नहीं होगा, छोड़ो मैं ही कर देता हूँ इसका आंसर। तो आंसर ए है इसका, तुमने पढ़ा नहीं होगा, आउट ऑफ एनसीईआरटी से लग रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ये आंसर है इसका। फल और पत्तियों में समय झड़ने से रोकने के लिए कौन सा है? ऑक्सीजन। एविना में कौन सा था? कह रही है कौन सा प्रयुक्त होता है? इंडोल एसिटिक एसिड। मैं ही कर देता हूँ बस। बेटा वो छोटा नहीं लिखा मैंने, वो मैंने कंप्रेस कर दिया, आता नहीं तो इसलिए मैंने इसको छोटा कर दिया। मैं लिखता छोटा नहीं हूं, लिखता तो मैं बड़ा बड़ा ही हूं, ठीक है ना। लिखता दोस्त मैं छोटा नहीं हूं कभी भी, लिखता मैं बड़ा बड़ा ही हूं, वो उसमें छोटा दिखता है तुझे। इसमें कहाँ है वो? 1 2 3 ये है ना। कौन कौन आया भाई? चलो भाई वीडियो कॉल कर देते हैं, मेरे ख्याल से सेटिंग हो गई होगी वीडियो कॉल की। है क्या वीडियो कॉल की सेटिंग? सबको कर देता हूं, जो भी आए हैं, जो भी है ऑनलाइन अवेलेबल है भैया, आ जाओ। कोई है? कोई है यहां तक अवेलेबल? माना बिखरा हूं मैं अभी, मैंने चाहते रोए थे,
दर्द हद से गुजर जाएगा, कोई गम ना फिर होगा मुझे, कर ख्वाबों में तुम आओगे। हो ही नहीं रहा बेटा, कॉल ही नहीं हो रहा, क्या चक्कर है तुम्हारे पास? पता नहीं कॉल क्यों नहीं होते, मेरे को ये नहीं समझ में आता, कॉल क्यों नहीं होते तुम्हारे पास। ज्योति सिंह को कॉल करके देखते हैं मिलता है क्या। बेटा याद रखना, ज्यादा टाइम मत लगाना क्वेश्चन की प्रैक्टिस वगैरह करने में, इधर उधर से पढ़ना आप छोड़ो। लिमिटेड स्पेस में अगर पढ़ लिया, पहले का पढ़ लिया, बस वो रिवीजन है अभी। अब बस रिवीजन ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। तो फोकस ऑन द रिवीजन, दैट्स इट। रिवीजन करो सारी चीजों का, जो मैं पढ़ा रहा हूं सबका रिवीजन करना चालू कर दो, बस इतना काम है। वीडियो कॉल हो नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई ठीक है, छोड़ो, नहीं हो रही वीडियो कॉल। बेटा याद नहीं रहता तो देखो, याद तो करना पड़ेगा, है ना, याद करना पड़ेगा, लिख लिख के याद करो। वैसे किसी को नहीं रहता याद, लिख के याद करो, कॉपी के ऊपर लिखो। तुम थ्योरेटिकल करते हो सब कुछ, जो कि गलत है। याद रखना, बॉटनी और जूलॉजी में टाइम कम मिलेगा, तो आपको अच्छे से तैयार होके जाना है उसमें। और क्वेश्चन को बस एक बार पढ़ना है कि वहां पे क्वेश्चन हो गया तो मतलब उसको डन कर दो, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। रैंडम कॉल दोस्त हो नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं हो रहे हैं, मतलब होते ही नहीं है यहां से कॉल। मैं तो सबको कर देता हूं, पता नहीं क्या दिक्कत रहती है यार, समझ से बाहर है मेरे तो। लो ये लो, रैंडम कॉल कर दिया। बताओ तुम्हारे पास कॉल आ रहा है क्या, देख लो, चेक कर लो, अगर आ रहा है तो कॉल। बेटा रिकॉर्डेड अभी मिल जाएगा, ये रिकॉर्डेड मिल जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको मैं बताऊं कि कहां मिलता है, तो जैसे ही आप अपनी ऐप खोलते हो ना, पीडब्ल्यू वाली खोलो, उसमें जैसे ही आप अपने बैच में जाओगे, तो बैच में जाओगे तो बॉटनी पे जाओगे, बॉटनी में जाओगे तो यकीन नीट हिंदी कॉमन रिवीजन लिखा हुआ है। एक ऑप्शन लिखा हुआ है यकीन नीट हिंदी कॉमन रिवीजन, अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे इस पे भी, तो देखो लिखा हुआ है ये यकीन नीट हिंदी कॉमन रिवीजन। उस पर क्लिक करोगे तो आपको लास्ट के दोनों लेक्चर भी मिल जाएंगे और आगे वाला लेक्चर भी मिल जाएगा, जो आज आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। कॉल नहीं आ रहा क्या बेटा तुम्हारे पास? पता नहीं कॉल क्यों नहीं जाता यार, इनकी क्या आफत है, इनके साथ समझ में से बाहर है मेरे को, कॉल ही नहीं जाता इनके पास। बोलता हूं एक बार, रुको। फोन तो उठाओ भाई। भाई फोन उठाया करो, कॉल नहीं हो रहा है। हो गया। हाँ भाई राज, क्या हालचाल? राज, ओली, यहाँ पे है अभी सारे, और भी जितने लोग हैं सबको मिला देता हूँ, जो भी अवेलेबल हैं कृपया करके आए, दर्शन दीजिए अपने। हेलो राज, क्या हालचाल? राज आवाज आ रही है क्या मेरी? राज तो बेटा खिड़की पे बैठा आराम से चिल मार रहा है, राज चिल, राज एंजॉइंग अ लॉट, राज इज डूइंग चिल। राज कह रहा है जस्ट चिल चिल, जस्ट चिल, जस्ट चिल चिल, जस्ट चिल। सबको मिला दिया बेटा, जितनी स्क्रीन पे आ रहे थे देख बंदे, सबको मिला दिया। ये एक रह गया, ले ये तुम ये लो, ये लो बेटा, सबको मिला दिया, देखो जो स्क्रीन पे आ रहे हैं नाम। अब मिलता है तो बढ़िया, नहीं तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। ओहो, आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दी, बधाई हो मुन्ना। आज ही क्यों कर दी बेटा? नीट के एग्जाम के एक दिन पहले करता या एक दिन बाद करता, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो बेटा, वीडियो कॉल तो नहीं हो रही है, छोड़ो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, पढ़ाई करो, मस्त रहो। नेक्स्ट क्लास से अपन फिर 12th भी चालू कर देंगे, ठीक है ना।
और मस्त रहना बस, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।